नमस्ते साथियों। हिंदी की इस क्लास में अब हम वर्ण विचार से आगे के टॉपिक पे आ गए हैं। वर्ण विचार से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है संधि। अपने आप में बहुत बड़ा प्रकरण भी है, थोड़ा सा जिस तरह से विद्यार्थी मानते हैं उस तरह से थोड़ा सा क्लिष्ट भी है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप यहाँ बहुत ही सरल तरीके से इसको पढ़ेंगे और आपको बहुत इजी ये लगने लग जाएगा। आप खुद ये सोचेंगे कि वास्तव में बहुत ही इजी है। तो हम संधि शुरू कर रहे हैं। संधि के बारे में ये जानें कि देखो, संधि जो है वो सम जोड़ धी दो शब्दों से मिलकर के बना है। संधि शब्द का खुद का अर्थ होता है, यानी इसका शब्दार्थ, संधि शब्द का शब्दार्थ है मेल, जोड़ या योग। मिलना हम इसे कह सकते हैं। अब ये किस तरह से होता है? देखो, मेल जोड़, किन का मेल जोड़, किन का मेल जोड़ होगा और कैसे होगा? तो यहाँ परिभाषा में हम कह सकते हैं। हाँ, यहाँ एक सवाल और है। कई बार आपने संधि ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, ये भी संधि है, ये भी संधि है, दोनों ही सही है, दोनों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, किसी को भी हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि इन दोनों में से शब्द शुद्धि में अगर पूछता है, शब्द शुद्धि में अगर ये सवाल पूछा जाए और पूछा जाए कि इनमें से शुद्ध कौन है, तो वहाँ शुद्ध ये होगा, क्योंकि जो अनुस्वार होता है इसको हम शुद्ध रूप में अगर लिखेंगे तो ये अनुस्वार बाद वाले वर्ण का पंचमा अक्षर होता है आधा। तो बाद का वर्ण ध है, ध का पंचमा अक्षर होता है न, आधा न। तो हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ एक सवाल ये आ सकता है कि जैसे संसार है, तो फिर इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो क्योंकि अनुस्वार यहाँ भी आया है और इसके बाद वाला वर्ण है से, दंते से, तो अब देखो यहाँ ये बाद वाले के पंचमा अक्षर में नहीं बदलेगा। यहाँ ये अनुस्वार इस बाद वाले के पंचमा अक्षर में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इस से का पंचमा अक्षर होता ही नहीं है, इस से का कोई पंचमा अक्षर नहीं होता, क्योंकि ये तो तालव्य श, मूर्धन्य श, दंते स और है, चार ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। यरलव्य भी चार हैं अंतस्थ वर्ण और ऊष्म व्यंजन भी चार हैं, तो उनका पांचवा होता ही नहीं। तो जहाँ भी अनुस्वार के बाद यरलव्य या श, स, ह, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो अनुस्वार बाद वाले के पांचवें में नहीं बदलेगा। इसका यही रूप सही होता है, संसार का यही रूप सही होता है, चाहे संसार हो चाहे संशय हो। लेकिन मान लो आ जाता है संकल्प, इसके बारे में हम डिटेल से आगे संधि का एक नियम है वहाँ भी पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ी सी संधि के हिसाब से इसकी चर्चा करते हैं। अब संकल्प का शुद्ध रूप लिखना हो तो ये अनुस्वार है, इसको बाद वाले के पांचवें अक्षर में बदल दो, तो ये स हो गया, और ये अनुस्वार है, ये क का पंचमा अक्षर बनेगा। तो क का पंचमा अक्षर अंग होता है आधा, और फिर आगे कल्प लिख दो। अब हम इसको भी संयुक्त अक्षर के रूप में लिखेंगे, अंग और क को, तो ये हो जाएगा स, ये अंग और ये क, ल और प। याद करो, हमने यहाँ चर्चा की थी कि जो नीचे आधा दिख रहा होता है, छोटा दिख रहा होता है, वो पूरा होता है, और जो ऊपर पूरा दिख रहा होता है वो आधा होता है। तो अब इसमें देखो, ये भी सही है, गलत नहीं कह सकते, इसे प्रयोग होता है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन जब बात शब्द शुद्धि की आ जाती है हिंदी में, तीनों का प्रयोग करें तो सही है, लेकिन बात जब सर्वशुद्ध की बात आ जाती है और शब्द शुद्धि में जब टॉपिक पूछा जाता है तो ये सही होगा। इसी तरह का एक प्रश्न पूछा हुआ भी है परीक्षा में, अपना पंचगंगा शब्द है। तो पंचगंगा शब्द है वो इस तरह से पूछा गया था, पंचगंगा, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी पूछा गया था पंचगंगा, ऑप्शन सी है पंचगंगा, ऑप्शन डी है
पंचगंगा। प्रश्न ये पूछा गया था कि इनमें से सबसे शुद्ध शब्द किस विकल्प में है, इन चारों में से सर्वशुद्ध कौन है। तो आप देखेंगे कि ये जो पंचगंगा है, अब इसका सर्वशुद्ध बनाएंगे तो हमें कैसे बनाना है, पे के ऊपर जो अनुस्वार है वो च का पांचवा बनेगा, तो च का पांचवा ये बन गया। ये ग के ऊपर जो अनुस्वार है वो बाद वाले ग का पंचवा अक्षर बनेगा, जो कि यहाँ नहीं बनाया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब यहाँ देखेंगे कि पे का अनुस्वार च के पांचवें में ये बदल गया और ग का अनुस्वार ग के पांचवें में अंग में बदल गया, तो यहाँ ये सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ इसको बाद वाले के पंचमा अक्षर में नहीं बदला है, तो ये भी गलत है। तो ये जो उत्तर है ये यहाँ बिल्कुल सही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन तीनों में से सर्वशुद्ध कौन होगा, संकल्प। यहाँ ये शुद्ध है क्योंकि बाद में अनुस्वार के बाद श आया है, इसका कोई पंचमा अक्षर होता ही नहीं, चार ही होता है, इसमें चार ही वर्ण होते हैं, तो हम पंचमा अक्षर कहाँ से बनाएंगे। इसलिए अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अनुस्वार के बाद यदि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आ जाए तब अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा, अनुस्वार ही शुद्ध होगा। लेकिन यदि अनुस्वार के बाद क से मैं तक का कोई वर्ण आ जाए स्पर्श, तब हमें क्या करना है, अनुस्वार को बाद वाले वर्ण के पंचमा अक्षर में बदल देना है, वो सर्वशुद्ध रूप होगा। अब हम संधि की बात करते हैं। तो संधि जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी, संधि है दो या अधिक वर्णों का मेल। अभी हमने चर्चा की थी कि ये मेल होता है, किन का मेल होता है, तो कहा है कि वर्णों का मेल होता है। अब वर्णों का मेल कैसे, तो संधि के लिए एक फार्मूला याद रखें, हम इसे संधि का फार्मूला मान लेते हैं, ये सूत्र बना लेते हैं संधि का। माना कि यह प्रथम शब्द है, माना कि यह द्वितीय शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो यहाँ होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो यहाँ होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का आपस में जो मेल होगा और इस मेल होने से जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहेंगे। यहाँ ये बात नोटिस करें और ध्यान में रखें कि यहाँ वर्ण परिवर्तन आवश्यक है, वर्ण में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। जैसे सत जोड़ संगति, अब देखो क्या बनेगा, ये तय आधा ही रहेगा, सत संगति। लेकिन इसी तरह से दूसरा शब्द है सत जोड़ गुण बराबर सद्गुण। एक उदाहरण और लिखते हैं, समजोड़ समजोड़ ईक्षा। और समजोड़ जय। अब समजोड़ ईक्षा से बनेगा समीक्षा और समजोड़ जय से बनेगा संजय। इसको हम संयुक्त अक्षर के रूप में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं संजय। अब यहाँ आप देखेंगे कि स आधा तय और संगति, स आधा तय और संगति, दो वर्णों का मेल तो हुआ है, तय और स का मेल तो हो गया, मेल तो हो गया, लेकिन वर्ण में परिवर्तन नहीं आया, कोई नया वर्ण नहीं बना, तो इसमें संधि नहीं है, इसमें संयोग है। दूसरा सत जोड़ गुण है, तो यहाँ देखो तय है, तय का ग के साथ मेल हुआ तो तय का बन गया द। इनमें द कहीं भी नहीं है, इन दोनों में द कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ द आ गया, तो मेल भी हुआ है
और नया वर्ण भी बना है, तो इस स्थिति में इसे हम कहेंगे संधि। अब यहाँ देखो समजोड़ इक्षा, तो मेल तो हो गया, मैं का ई से मेल हुआ है, लेकिन कोई नया वर्ण नहीं बना। देखो स है, मैं और बड़ी ई, इसमें मैं और बड़ी ई औरक्षा है, तो इसमें संधि नहीं है, इसमें क्या है, संयोग है। अब यहाँ भी मैं है, इसका जय के साथ मेल हुआ, तो देखो मैं किस में बदल गया, ये में बदल गया। यहाँ सबसे पहले तो मैं अनुस्वार में बदलता है, समजोड़ जय का पहले बनेगा संजय, और अनुस्वार का बाद में, अभी जो हमने नियम की चर्चा की थी कि अनुस्वार होता है उसके बाद यदि कै से मैं तक का कोई व्यंजन आ जाए तब वो पंचमा अक्षर में बदल जाता है जय के, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो ये संधि हो गई यहाँ। तो अब पुनः इसकी परिभाषा में आते हैं, तो परिभाषा यहाँ क्लियर कर लें कि परिभाषा संधि की क्या हो जाएगी कि वर्णों का मेल होगा। अब देखो मेल होने के लिए कितने वर्ण चाहिए, कम से कम 2 वर्ण तो चाहिए ही चाहिए, और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा कितने भी कर लो, लेकिन मेल करने के लिए कम से कम हमें 2 वर्ण चाहिए, और उन वर्णों के मेल से वर्ण में परिवर्तन आना चाहिए, तो ही हम उसे संधि कहेंगे। तो परिभाषा देखो, 2 या अधिक वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। 2 या अधिक वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। इस तरह से हमने ये उदाहरण भी देखा है, ठीक है। अब आगे देखो, फिर हम आते हैं संधि के भेद। तो आपने सुना ही है अच्छी तरह से कि मुख्य तौर पर 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ जो वर्णों का मेल होगा वो किनको होगा, स्वरों का मेल होगा। अब इनको थोड़ा सा एक आप अलग एंगल से समझ लें मेरे हिसाब से, कि इनका नाम किस हिसाब से रखा गया है। इनका नाम परिवर्तन के हिसाब से रखा गया है कि परिवर्तन किस में होता है। तो स्वर संधि में स्वर में परिवर्तन होगा, स्वर में परिवर्तन होगा, और मेल भी किनका होगा, स्वरों का ही मेल होगा। ये 2 बातें हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन में परिवर्तन होगा, और मेल किनका होगा, स्वर या व्यंजन का। और विसर्ग संधि में विसर्ग में परिवर्तन होगा, विसर्ग में परिवर्तन होगा, और मेल किसका होगा, विसर्ग के साथ, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। देखो पुनः आ जाए, यहाँ ये सिचुएशन है, ये अपना सूत्र है, तो इसमें देखो यहाँ भी स्वर होगा और यहाँ भी स्वर होगा। जब दोनों तरफ स्वर है और स्वर में ही परिवर्तन हो रहा है, दोनों तरफ स्वर है तो स्वर में ही होगा, उस स्थिति में हम स्वर संधि कहेंगे। फिर यहाँ आ जाए, किसी भी एक तरफ व्यंजन होना चाहिए, किसी भी एक तरफ व्यंजन होना चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, प्लस उसका मेल चाहे स्वर से हो चाहे व्यंजन से हो। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होगा, एक तरफ व्यंजन चाहिए, दूसरी तरफ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। इस स्थिति में व्यंजन में परिवर्तन होगा और उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। और यहाँ स्पष्ट है कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग आएगा, प्लस दूसरे शब्द के फर्स्ट में स्वर आए चाहे व्यंजन आए, इस विसर्ग में परिवर्तन होगा, तो उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। ये तीनों मोटे तौर पर संधि के भेद हैं। अब हम सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ स्वर संधि समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्वर क्या है। तो स्वर हमने पढ़ लिए हैं कि स्वर 11 होते हैं और उन्हीं का इसमें मेल होना है। तो सबसे पहले ये हमें याद करना है,
अब वो स्वर कैसे मिलकर के बनते हैं स्वर संधि में? देखो, नंबर 1 ए या आ प्लस ए या आ बराबर आ। अब यहाँ देखो, या का मतलब है कि या तो ए आएगा या आ आएगा। कहाँ? ये संधि का सूत्र है। तो ये देखो प्लस का निशान है, घन चिह्न कहते हैं इसे। चिह्न नाम आया तो आप याद रखें कि देखो चिह्न ऐसे लिखा जाता है, चाहे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों ही सही हैं। जबकि हम बोलते हैं चिन्ह, ये गलत होता है। जब हम बोलेंगे ही चिन्ह तो फिर हम परीक्षा में भी चिन्ह ही करके आएंगे। तो बोलने की आदत हमें ये डालनी है चिह्न। चिह्न हम बोलेंगे तो यही लिखेंगे और ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये देखो, ये कह रहा है इस सूत्र का, इस नियम का मतलब क्या हो गया कि पहले शब्द के अंत में यहाँ ए या आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या आ वर्ण आ जाए तो इस स्थिति में आ बनता है। इसी तरह से ई का है, ई या ई प्लस ई या ई बराबर दीर्घ ई। और यहाँ ये भी याद रखें कि जब ये किसी व्यंजन में मिलेगा तब ये मात्रा के रूप में मिलेगा। तीसरा ऊ का आता है, ऊ दीर्घ ऊ प्लस ऊ दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। इसकी मात्रा ये हो जाएगी। अब ये याद कर लो कि ये दीर्घ है, दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए? आ, ई और ऊ। संधि में, संधि के हिसाब से दीर्घ स्वर 3 हो गए, आ, ई और ऊ। ये 1 नंबर हो गया। फिर आता है ए या आ प्लस ई या दीर्घ ई बराबर ए। ए की मात्रा होती है शिरोरेखा के ऊपर 1। दूसरा आता है ए या आ प्लस ऊ या दीर्घ ऊ बराबर ओ। ओ की मात्रा होती है खड़ी पाई के साथ 1। और तीसरा इसमें आता है ए या आ प्लस री बराबर अर। ये अपने आप में मात्रा ही है क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती और रे आधा व्यंजन है। ये तीनों गुण स्वर 2 नंबर। ये देखो स्वर संधि के भेद आ रहे हैं यहाँ। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन से याद रखने हैं? आ, ई और ऊ। दूसरा भेद है गुण स्वर। गुण स्वर कौन से याद रखने हैं? ए, ओ और अर। दिमाग में ये बिठाना है कि आ, ई और ऊ ये संधि के हिसाब से दीर्घ स्वर है, ए, ओ और अर ये संधि के हिसाब से गुण स्वर है। अब हमें यहाँ ये क्लियर हो जाएगा कि दीर्घ स्वर संधि में क्या क्या बनता है। जब बनने का पता चल जाएगा तो आगे हमें तोड़ने में आसानी रहेगी, विच्छेद करने में आसानी रहेगी। फिर आता है ए या आ प्लस ए या आई बराबर आई। आई की मात्रा होती हैं 2। और फिर यहाँ आता है ए या आ प्लस ओ या औ बराबर औ। औ की मात्रा पाई के साथ 2। ये हो गया नंबर 3 और इसे हम कहेंगे वृद्धि स्वर। अब ये देखो, ये तीसरा भेद आ गया। तीसरे भेद में वृद्धि स्वर। तो संधि के हिसाब से वृद्धि स्वर हम किसे मानेंगे? ए को तथा ऐ को तथा औ को। ए तो हो गया गुण में, ऐ हो गया वृद्धि में, ओ तो हो गया गुण में, औ हो गया वृद्धि में। तो ये 3 भेद क्लियर हो गए। इसके 5 भेद होते हैं। 2 भेद और देखो। अब आगे आ जाता है चौथा भेद, यण स्वर। तो यण स्वर देखो, ई या दीर्घ ई
ऊ या दीर्घ ऊ, री, एक री भी होता है लेकिन हमारे हिंदी में री के उदाहरण नहीं है, वो संस्कृत में होता है, तो हम यहाँ 3 लेंगे। अब इनको यहाँ समझें, पहले शब्द के अंत में इनमें से कोई भी आ जाए, इन तीनों में से कोई भी पहले शब्द के अंत में यहाँ आ जाए, प्लस यहाँ इनसे भिन्न स्वर आ जाए, इनसे भिन्न स्वर आ जाए, तब देखो इनका क्या बन जाता है। देखो स्थिति क्या है, दो जो शब्द होंगे, ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, पहले शब्द के अंत में इनमें से कोई भी आ जाए और दूसरे शब्द के शुरुआत में जो यहाँ आ रहा है उससे भिन्न स्वर आ जाए, तब उस स्थिति में क्या होगा, ई का बनेगा ये, ऊ का बनेगा वह, हलंत के हैं, और री का बनेगा रे, ये भी हलंत का। अब देखो यहाँ इसको पुनः समझें कि मान लीजिए कि यहाँ ई आया है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या नहीं आना चाहिए, ई या ई नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ ई या ई आ जाएगा तो वो दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ ई के अलावा कोई भी आ सकता है, ऊ आ सकता है, ए आ सकता है, री आ सकता है, कोई भी भिन्न स्वर। तो इस स्थिति में ई या दीर्घ ई का ये बनेगा, ऊ या दीर्घ ऊ का वह बनेगा, री का रे बनेगा। तो हमें क्या याद रखना है कि संधि में यण स्वर कौन कौन से होते हैं, ये, वे और रे। अब हमें यहाँ 5वां लेना है, अंतिम भेद, ये है अयादि स्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सब कुछ नाम में ही है। यहाँ यण, तो यण किसे कहा जाता है, ये वे रे को यण कहा जाता है, इसलिए उसको यण संधि कहा गया है। अब यण संधि में बनता क्या है, देखो ये वे रे, यहां देखो जिस संधि में आ, ई और उ बनेगा उस संधि को दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। जिस संधि में ए और ओ बनेगा उसे गुण स्वर संधि कहेंगे। जिस संधि में आई और औ बनेगा उसको वृद्धि स्वर संधि कहेंगे। जिस संधि में ये, वे और रे बनेगा उसे यण स्वर संधि कहेंगे। अब अयादि स्वर संधि, नाम से स्पष्ट है, देखो नाम समझो इसका अयादि कैसे पढ़ा है। जैसे हम देखो कहते हैं गंगा आदि, गंगा आदि, तो इसका मतलब क्या हुआ, गंगा, यमुना, सतलज आदि। जिस तरह से हम कह दें बुध आदि, तो हम कहेंगे बुधादि, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रहों के नाम। यदि हम कहें सोम आदि यानी सोमादि, तो मतलब सोमवार, मंगलवार आदि। इसी तरह से यहाँ देखो ए, ये आदि, आय आदि। अब आई आई में यह हलंत है। हमने व्यंजनों में सबसे पहले पढ़ा था कि जब कोई व्यंजन हलंत का हो, आधा हो, तो वो उच्चारित नहीं हो सकता बिना स्वर के। तो इसके आगे स्वर इसको मिल रहा है तो ये इसके पास जाएगा इससे मिलने के लिए। जब ये इसके पास चला जाएगा तो ये मात्रा में बदल जाएगा। तो ए, ये इसके पास गया तो इसका हलंत हट गया और इसकी मात्रा लग गई आ और दी, बन गया अयादि। अब अयादि का मतलब क्या हुआ, जिस संधि में अय आदि बनते हों। अय आदि से मतलब है अय, आय, अव और आव, ये 4 होते हैं, अय, आय, अव, आव। जैसे सोम आदि का मतलब सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि होता है, वैसे बुध का मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण होता है। ऐसे ही अय आदि का मतलब है अय, आय, अव, आव। तो जिस संधि में अय आदि बनते हों उसे कहते हैं अयादि संधि। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे,
अब हम इसको लिखेंगे अय आदि में देखो क्या क्या बनता है, अय आय अव और आव कब बनता है, जब ए अय ओ तथा औ कहाँ आए हों, पहले शब्द के अंत में, यहाँ पहले शब्द के यहाँ अंत में इन चारों में से कोई भी आया हो, प्लस सबके प्लस है, बाद में यहाँ दूसरे शब्द के फर्स्ट में भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, यानी यहाँ प्रथम शब्द के अंत में ए आई ओ औ में से कोई भी आया हो, दूसरे शब्द के फर्स्ट में यहाँ अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए के अलावा कोई स्वर आ जाए, उस स्थिति में क्रम से है, ए का बनेगा अय, अय का बनेगा आय, ओ का बनेगा अव तथा औ का बनेगा आव। ये हमें याद रखना है। तो अब तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए अय आदि का मतलब क्या है, अय आय अव आव। अब एक बार रिपीट करते हैं, देखो इन सबको। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, जहां मिलने वाले दोनों ही वर्ण स्वर हों तथा नया बनने वाला वर्ण भी स्वर हो, उसे स्वर संधि कहेंगे। इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में इनके नाम क्यों निकाले गए हैं कि इनसे बनता कौन सा वर्ण है, उसी के आधार पर नाम निकाले गए हैं। दीर्घ संधि में क्या क्या बनता है, आ, ई और उ, आ, ई और उ, ये इनकी मात्राएं लग जाएंगी। फिर दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में गुण स्वर बनते हैं। गुण कौन कौन से होते हैं, ए, ओ और अर, ए, ओ और अर। कैसे बनते हैं ये, ए या आ से ई या ई मिला तो ए बन गया, ए या आ से उ या उ मिला तो ओ बन गया, ए या आ से री मिला तो अर बन गया। तीसरा भेद है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर बनेंगे। वृद्धि स्वर होता है अई तथा औ, अई हो गया, औ हो गया। कैसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। 3 भेद क्लियर है। चौथा भेद देखो, चौथा भेद है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में यण स्वर बनेंगे। तो यण स्वर कौन से होते हैं, ये व रे। हालांकि यण स्वर ये व रे ले चारों को कहा जाता है, लेकिन लय के उदाहरण हिंदी भाषा की व्याकरण में नहीं है संधि के, संस्कृत के ही उदाहरण है उसमें, हिंदी में इसके उदाहरण नहीं लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो यण स्वर होते हैं, हिंदी के हिसाब से बता रहे हैं, ये व रे, अन्यथा चारों होते हैं। अब इसमें यण स्वर संधि में ये व रे बनते हैं। कब बनते हैं, ई या ई, उ या उ तथा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए इनसे भिन्न, तब ई का ये बनेगा, उ का वह बनेगा, री का रे बनेगा। इन दोनों के दीर्घ रूप शामिल है। देखो इसका दीर्घ रूप नहीं लिखा है क्योंकि इसका दीर्घ रूप हिंदी में प्रचलित नहीं है। फिर 5वां और अंतिम भेद है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में अय आदि बनते हैं, अय आदि बनते हैं, अय आय अव आव। किसके बनते हैं, ए, आई, ओ, औ के। कब बनते हैं, जब इनके बाद यहाँ कोई भिन्न स्वर आ जाए। यहाँ जो स्वर है इनमें से कोई भी, यहाँ इसके अलावा होना चाहिए कोई दूसरा स्वर, तब इनका अय आय अव आव बन जाता है। अब हम आगे प्रत्येक का, स्वर संधि के प्रत्येक भेद का दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि का उदाहरण सहित अभ्यास करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि शब्दों को जोड़ा कैसे जाए, 2 शब्दों का मेल कैसे किया जाए, अर्थात संधि कैसे की जाए, और संधि युक्त कोई शब्द है तो उसका विच्छेद कैसे किया जाए। संधि करना और विच्छेद करना। देखो यहाँ 2 नाम आएंगे, एक तो संधि करना। संधि करना यानी 2 शब्दों को जोड़ना, जैसे शश जोड़ अंक। अब हमने यहाँ बना दिया शशांक, तो ये हमने 2 शब्दों का मेल कर दिया, तो ये संधि हो गई। तो ये तो कहलाता है संधि। दूसरा होता है संधि विच्छेद। अब विच्छेद किसे कहेंगे, विच्छेद मान लो हमारे पास एक शब्द है मुरारी, ये संधि युक्त पद है। संधि युक्त पद उसे कहेंगे जिसमें संधि हो, जिस शब्द में संधि हुई है उसे संधि युक्त शब्द कहेंगे। अब मुरारी का संधि विच्छेद हमें करना है, तो हमने इसमें से शब्द लिए
मुर जोड़ अरी, तो ये दो शब्द निकल के आ गए। ये हमने मुरारी का संधि विच्छेद कर दिया, तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो दो शब्दों को जोड़ना मिलाना संधि कहलाता है। अगर उनमें परिवर्तन हुआ है वर्णों में तो संधि है, अन्यथा तो दो वर्ण कहीं भी मिल सकते हैं। और फिर संधि युक्त पद को पुनः अपनी मूल स्थिति में मूल वर्णों के साथ लिख देना संधि विच्छेद कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रत्येक भेद का संधि युक्त पद बनाना और संधि विच्छेद करना। डिटेल से हम जोड़ना और तोड़ना दोनों पढ़ेंगे। धन्यवाद।